हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी सुबह की चाय पीते हुए न्यूज़पेपर अपने हाथ में उठाती है और एक खबर पढ़कर जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका छोटा बेटा ऋषभ, जो कि सो रहा था, वो जाग जाता है और भागकर हॉल में आकर कहता है, क्या क्या हुआ माँ? कहाँ चोट लगी आपको? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हैं आप? शादी के दूसरे दिन ही दो बहुएं ससुराल को कंगाल करके फरार हुई। बाद में पता चला दोनों बहनें तेज तर्रार थी। देख, एक हफ्ते में दूसरी ऐसी खबर आई है। आप ये खबर पढ़कर चिल्लाई? मुझे लगा जैसे शायद आप कहीं से गिर गई। क्या माँ, अच्छे खासे सोते इंसान को जगा दिया आपने। अरे नालायक, दुनिया में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। अरे कल को ये घर भी किसी लड़की का ससुराल बनेगा, तो ऐसी खबर पढ़कर चीख नहीं निकलेगी तो क्या नाच निकलेगा? ओहो माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे यही दो लड़कियाँ आपके घर की बहू बनेंगी। उसकी ये बात सुनकर कावेरी अपनी चप्पल निकालकर उसकी तरफ फेंकती है। अरे जब शक्ल अच्छी ना हो इंसान की तो बात अच्छी करनी चाहिए, पर नहीं, तो इंसान कहाँ जानवर है, खाता है और पड़ा रहता है। अरे सोच समझ कर बोला कर, तेरी कहीं बात सच हो गई ना तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, सुबह सुबह चप्पल से सूत दिया। यहाँ उन दो ठगी बहनों की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। तो वहीं उनमें से एक, जिसका नाम रीता था, वो बड़ा सा सूटकेस लिए शॉर्ट ड्रेस में एक ढाबे पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ दूसरी लड़की नीता आती है और दोनों बहनें चाय की चुस्की लेती हैं। तभी नीता रीता की शॉर्ट ड्रेस देख कर कहती है, किसी ने सही कहा है, तेरे जैसे इंसान को सोने का कटोरा भी लाकर दो ना तो तुझे भीख ही मांगना है। अरे ये महंगी ड्रेस पहनकर इस ढाबे में ही चाय पीनी थी तुझे? अरे जाने को तो मैं वो कैफा और रेस्टोरेंट भी जा सकती थी, लेकिन चाय तो इधर की ही स्वाद होती है। वैसे चौथी शादी का दहेज मुबारक हो। मुबारक ठीक है, लेकिन दहेज कहाँ है? ये सूटकेस में किसी की लाश ठूस कर नहीं लाई हूँ मैं। रोकड़ा है इसमें, रोकड़ा। धीरे बोल, लोग बैठे हैं आसपास। नीता उस सूटकेस को देखकर बहुत खुश हो रही थी। रीता और नीता दोनों मिलकर शादी करके लोगों को लूटने का काम किया करती थी। दोनों ही अमीर घर के लड़कों से शादी करके एक हफ्ते में ही ससुराल वालों को लूटकर, और दोनों की अब तक 4 शादियां हो चुकी थी। लेकिन हर बार वो लूट पाट कर दूसरे शहर चली जाया करती, जिससे वो पुलिस के हाथ भी नहीं आती थी। समय बीतता है। इस बीच कावेरी अपने बेटों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। एक रोज कावेरी अपने बेटे ऋषभ के लिए जूस लेकर उसके कमरे में जाती है, तो वो देखती है कि वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। हाँ बाबू, तुम्हारे कहने पर ही तो जिम ज्वाइन किया है। हाँ मेरी सोना, कल पक्का मिलेंगे। अपने बाबू सोना चम्मच भगोना से फुर्सत हो जाए ना तो जूस पीने का कष्ट कर लियो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋषभ तुरंत फोन रख देता है। तभी उसकी माँ उसे घूरते हुए कहती है, क्या बात है, बड़े भाई से पहले लगता है तू ही मेरे लिए बहू ले आएगा। क्यों रे नालायक, यहाँ मैं तेरे भाई के लिए रिश्ते देख रही हूँ और तूने पहले से ही अपनी सेटिंग कर रखी है। माँ, अब नहीं सेटिंग करूँगा तो क्या बुढ़ापे में करूँगा क्या? नालायक, शर्म नहीं है जरा भी? ये जो भी है ना फोन वाली, मुझसे मिलवा इसे। अच्छी लगी तो बहू बनाऊंगी। सच में माँ? ठीक है, मैं कल ही उसे घर लेकर आता हूँ। अगले दिन ऋषभ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रीता थी, जिसे कावेरी भी एक नजर में देखकर पसंद कर लेती है और अपने बड़े बेटे से पहले अपनी छोटी बेटी की शादी कर देती है। इस तरह रीता की उस घर में एंट्री हो जाती है। एक रोज जब कावेरी अपने कमरे की अलमारी की सफाई कर रही थी, तभी वहाँ रीता आती है, जहाँ बेड पर रखे जेवर देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। तभी कावेरी कहती है, अरे बहू, ऐसे क्या आंखें फाड़ कर देख रही है गहनों को? नकली नहीं, असली सोने के हैं। सच में माँ जी, मुझे तो असली नकली का फर्क ही नहीं पता। वैसे मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी ये सब काम, मैं खुद ही करती हूँ। तो कुछ कहने आई थी? हाँ, वो चाय बनाने जा रही थी, पियेंगे आप? नहीं, अभी मन नहीं है, जा तू। रीता वहाँ से जाकर नीता को फोन लगाकर कहती है, अरे यार नीता, इस पार्टी के पास तो बहुत रोकड़ा है, इसे लूट लिया ना पूरी जिंदगी ऐश में कटेगी। लेकिन पहले मेरी 5वीं शादी की तैयारी तो कर, क्योंकि तू इतना माल अकेले तो उड़ाने से रही। अरे उसी कोशिश में तो हूँ, लेकिन ये बुढ़िया पहले के बकरों की तरह सीधी नहीं है। इसको बोतल में उतारने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी कर, समझी? रीता और नीता का अगला शिकार कावेरी का घर था, जिसके बाद में कावेरी को जरा भी भनक नहीं थी। बीतते समय के साथ रीता नीता की शादी भी ऋषभ के बड़े भाई से करवाकर उस घर में उसे ले आती है। एक रोज पड़ोसन कामिनी हाथ में अखबार लिए कावेरी के घर आती है, तो कावेरी कहती है,
अरे कामिनी, ये अखबार किसे देने आई है? किसी को देने नहीं, तुझे उन्हीं दोनों लुटेरन बहनों की खबर दिखाने आई हूँ। फिर किसी के घर को उन्होंने अपना शिकार बनाकर रफू चक्कर हो गई। हाय दैया, ना जाने कैसी औरतें होंगी ये। अरे लोगों को लूटने के चक्कर में ना जाने कितनी शादियाँ की होंगी दोनों ने। सही कह रही है कामनी। अरे किसी ने इस नास पिटियों का चेहरा भी तो नहीं देखा है। अरे यही तो दिक्कत है, देखा होता तो जितनी शादी करके उन्होंने फेरे नहीं लिए होंगे ना, उतने तो दुनिया ने ताने मार मार कर जेल की सैर भी करवा देती। उनकी बातें दूर खड़ी नीता सुन रही थी, जो अपने मन में कहती है, ये कामिनी तो बड़ी कमीनी जान पड़ती है। कोई नहीं, थोड़ा माल इसके घर से भी लूटना पड़ेगा। नीता रीता दोनों ही अच्छे मौके की तलाश में थे। एक शाम दोनों अपनी सास के साथ एक शादी में जाते हैं, जहां नीता का पुराना पति उसे देख जाता है, तो वो पल्लू से अपना मुंह छुपाए वहां से निकलने लगती है। तभी रीता उसे रोक कर कहती है, अरे ये पल्लू करके क्यों संस्कारी बन रही है तू? क्या करूं, मेरा ये मुखड़ा पहचानने वाला तेरा पुराना जीजा लल्लन इसी शादी में मंडरा रहा है। कहाँ? अरे वो वहाँ गोलगप्पे ठूस रहा है। चल निकल यहाँ से, वरना इस घर को लूटने से पहले हम लुट जाएंगे। वो दोनों जल्दी से निकल ही रही थी कि तभी वो लल्लन से टकरा जाती है। नीता को देखकर लल्लन कहता है, अरे बाप रे, हमरी लुगाई, तुम यहाँ कहाँ से आई? इससे पहले कि लल्लन कुछ और कहता, दोनों बहनें अब वहाँ से भाग जाती हैं। अपनी दोनों बहुओं को ऐसे भागते हुए देखकर कावेरी को बड़ी हैरानी होती है। कुछ देर में घर पहुंचकर वो दोनों से जल्दी आने का कारण पूछती है, तो दोनों कोई बहाना बना देती है। उस रात दोनों वहाँ से सामान लेकर फरार होने की सोचती हैं, लेकिन कामिनी के घर माता का जगराता होने के कारण दोनों की रात वहाँ गुजरती है। अगली सुबह दोनों घर से सारा कैश और जेवर समेट रहे होते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है और दरवाजा खोलने पर सामने पुलिस और नीता का पुराना पति ललन खड़ा था। पुलिस की गाड़ी देखकर अड़ोसी पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। तभी कावेरी कहती है, पुलिस हमारे घर क्या कर रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह? जी, हम आपकी 5 शादियों वाली दोनों बहुओं को उनके असली ससुराल ले जाने आए हैं। क्या मेरे दोनों बहुओं ने 5 शादी की है? लगता है आजकल पुलिस भी टिकाने लगी है। अरे अम्मा जी, पुलिस सही कहत है, ये नीता है हमार लुगाई, लेकिन हमको ही लूट कर भाग गई। और जब ये भागी तब हमको पता चला कि हम इसके तीसरे सोहर हैं। और ये जो है ना, ये दूसरी वाली रीता, इसने आपके बेटे से ना 5वीं शादी की है। हाय दैया, मेरी एक नहीं दोनों बहुओं ने 5 शादी की है। यानी कि ये वही ठगी बहनें हैं जिनके कांड अखबार में छपे थे। हाय दैया, कावेरी तेरी बहू तो कांडी निकली। सब कुछ खुद ही सामने आने पर रीता नीता भी अपने जुर्म को कबूल करती है, जिसके बाद उन्हें अपने सदा के ससुराल जेल जाना पड़ता है। निहारिका अपनी सहेली मोनिका के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। दोनों दुकानों में कपड़े देख रहे थे। तभी मोनिका की नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर पड़ती है और वो कहती है, इस ड्रेस का कलर कितना प्यारा है। हाँ यार, और डिजाइन भी यूनिक है। काश तुझसे पहले मेरी नजर इस पे पड़ी होती। ए, नजर मत लगा, मैं तो इस ड्रेस को लेने वाली हूँ। भैया मेरे साइज में देना ये ड्रेस। सॉरी मैडम, इस ड्रेस में बस लार्ज साइज ही अवेलेबल है और ये उसका लास्ट पीस ही है। ले, लग गई ना तेरी बुरी नजर। देख, अब साइज ही नहीं है इसका। कितनी प्यारी ड्रेस थी। अरे मैंने क्या किया, मैं तो बस इसे। रहने दे, अभी सफाई मत दे। भले ही तूने इसे मुझसे बाद में देखा, लेकिन तेरी बुरी नजर लगी है, तभी ये ड्रेस मैं खरीद नहीं पाई। भैया कुछ और दिखाओ ढंग का। इतना कहकर मोनिका और कपड़े देखने लगती है। मोनिका की कही बात निहारिका को बुरी लगती है, लेकिन उसकी बातों को मजाक में लेकर वो भूल जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने घर आती हैं। निहारिका बहुत ही सुलझी और साफ दिल की थी, लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी नजरों को बुरा समझते थे। लेकिन निहारिका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतता है और काफी रिश्ते देखने के बाद उसकी माँ उसकी शादी साहिल नाम के लड़के से करती है। ससुराल में सब ठीक चल रहा था। एक रोज उसकी ननद सुरभि अच्छे से तैयार होकर अपनी फेयरवेल पार्टी में जा रही थी। तभी वो नीचे नाश्ते के लिए आती है, तो निहारिका उसे देखकर देखती रह जाती है। तो निहारिका की सास गौरा कहती है, हाय मेरी चांद सी सुंदर बेटी, इतनी प्यारी लग रही है। सच में माँ, देखना आज पार्टी में मिस फेयरवेल का टाइटल मुझे ही मिलेगा। भाभी जरा प्लेट पकड़ना। बहू बस कर, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? मेरी बच्ची को नजर लगाएगी क्या?
सासू माँ कैसी बात कर रही है आप? ननन जी इतनी सुंदर तो लग रही है। मैं तो बस यही देख रही हूँ। सच में आपने अपना मेकअप बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू भाभी। अभी मुझे नाश्ता दे दो। हाँ अभी देती हूँ। जिसके बाद सभी मिलकर नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद सुरभि कॉलेज के लिए निकलती है। सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी सुरभि कीचड़ में सनी हुई मुंह बनाकर घर आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर निहारिका कहती है, हे भगवान, ये कैसा हाल हो गया आपका? क्या हुआ बहू? सासू माँ, आपकी जान से प्यारी बेटी कीचड़ का श्रृंगार करके लौटी है। बहुत हंसी आ रही है ना आपको मेरी हालत पर। ये सब आपकी बुरी नजर का नतीजा है भाभी। मुझे लगा माँ ऐसे ही कह रही होंगी, लेकिन नहीं, सच में ही आप बुरी नजर वाली है। आप ये कैसी बातें कर रही है ननन जी? भला मैं क्यों अपनी ननन को बुरी नजर लगाऊंगी? क्या बकवास चल रही है यहाँ? और सुरभि, तू पागल है? भला अपनों की नजर भी कभी लगती है? नजर तो लगी है भैया, तभी तो मेरा ये हाल हुआ है। घर से निकलकर कुछ दूर क्या चली, अचानक ही कीचड़ में गिर पड़ी। अब इसको नजर लगना नहीं तो और क्या कहेंगे? सुरभि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है तो गौरा भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में। समय बीतता है और सुरभि उस दिन से अपनी भाभी से कटने लगती है और सीधे मुंह बात नहीं करती। एक रोज निहारिका राशन की दुकान पर जा रही थी, तभी उसे गली में खड़ी एक चमचमाती हुई बाइक नजर आती है। वो उसे हाथ लगाकर देखने लगती है। तभी उसका पड़ोसी सुरेश आकर कहता है, नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सुरेश जी। वैसे ये बाइक बहुत ही स्टाइलिश है। किसी मेहमान के लिए है क्या? अरे नहीं भाभी जी, मैंने ही नई बाइक ली है, 1 हफ्ता हुआ है बस। भाभी परसों इसी की खुशी में तो मिठाई बांट रही थी। वैसे काफी महंगी लगती है। साहिल भी लेने की सोच रहे हैं। हाँ, महंगी तो होती है ना अच्छी चीजें। अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है। निहारिका बाइक को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब अपनी बालकनी में खड़ी सुरेश की पत्नी मीनल देख रही थी, जो खुद से कहती है, हाय हाय, कैसे देख रही थी मेरे पति की नई बाइक को। जरूर नई बाइक पर बैठना चाह रही होगी। मीनल वहाँ से चली जाती है कि तभी गली में एक बड़ा सा ट्रक आता है और गली में जगह ना होने के कारण ट्रक बाइक को ठोकते हुए चला जाता है, जिससे बाइक को थोड़ा नुकसान होता है। शाम के समय जब निहारिका राशन लेकर घर लौटती है तो गली में लगी भीड़ को देखकर रुक जाती है। सुरेश की नई बाइक के अंजर पंजर ढीले पड़े थे। तभी वो कहती है, नई बाइक का ये हाल? हाय दैया, ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई नई बाइक को। अभी लिए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि इसका ये हाल हो गया। अरे मीनल शांत हो जा, अब क्या ही होगा अफसोस करने से। अभी नई बाइक लेने में पैसे खर्च हुए हैं, अब इसकी मरम्मत में और पैसे लग जाएंगे। वैसे बाइक की हालत कैसे हुई? निहारिका, तुम तो मत ही पूछो तो अच्छा है। देखा था मैंने अपनी बालकनी से, तुम कैसे जाते हुए बाइक को बार बार देख रही थी। बुरा मत मानना आंटी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बहू की ही बुरी नजर लग गई होगी। ये क्या कह रही हो मीनल? बुरी नजर? वो भी मेरी? बहू बहस मत कर, वो दुखी है बेचारी, तू अंदर जा। पर सासू माँ, बात सुन लिया कर बहू एक बार में। निहारिका अपनी सास की बात मानकर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। समय बीतता है। सभी को लगता था कि निहारिका की नजरें बुरी है, जो बहुत ही जल्दी किसी को भी लग जाती है, जिसके कारण गौरा निहारिका को कहीं भी आने जाने के लिए टोका करती थी। एक सुबह जब निहारिका पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी सास सुबह की सैर कर लौटती है तो अपनी बहू की नजरें खुद की ओर देखकर कहती है, ऐसे टुकुर टुकुर क्या ताक रही है बहू? देख रही हूँ सासू माँ कि इस उम्र में भी आप कितनी फुर्तीली हैं। रोज 4 बजे उठकर सैर पर जाती हैं। अरे अपनी सेहत का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है ना। अभी पौधों को पानी पिला लिया हो तो अंदर चलकर मुझे भी पानी पिला दे। हाँ हाँ बस हो गया, आप अंदर चलिए। कुछ ही देर में जब निहारिका अपनी सास को नाश्ते के लिए बुलाने जाती है तो देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर अपना घुटना पकड़े बैठी है। तभी पड़ोसन मीनल वहाँ आकर कहती है, अरे आंटी, आप यहाँ बैठी हो? मैं वो आपसे, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ सासू माँ, क्या हुआ आपको? मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। हाय मेरे घुटने। क्या बात कर रही हो आंटी, आप तो रोज सुबह पार्क में सैर करती हो, पहले तो कभी आपके घुटने में ऐसे दर्द नहीं हुआ। क्या करूँ, जब घर में ही बुरी नजर वाली नजर लगाने बैठी है तो कोई क्या ही करे। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कहा? तू भी आज सुबह घूरते हुए नहीं कह रही थी? सासू माँ, कैसे इस उम्र में सैर कर लेती हो आप?
तो ले अब नहीं कर पाऊंगी सैर। ओहो, आंटी कैसी बुरी नजर वाली बहू है आपकी। ये सारी बातें साहिल सुन लेता है। तभी वो कमरे में आकर कहता है, बुरी नजर वो भी आपकी बहू की? माँ कैसी बेतुकी बातें कर रही है आप। उस दिन मैंने सुरभि को भी इसलिए डांटा और आज आप भी बुरी नजर की बातें लेकर बैठ गई। अरे निहारिका की नजरें बुरी नहीं है, बल्कि आप लोगों का नजरिया बुरा है उसको देखने का। और एक बात बताना माँ, आपके घुटनों का दर्द आज से है क्या? आप खुद भी जानती है कभी कभी ज्यादा चलने से आपके घुटनों का अचानक ही दर्द बढ़ने लगता है। तो भला इसके लिए निहारिका की नजरों का क्या कसूर? मैं चलती हूँ आंटी, दोपहर में आती हूँ। जी नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बातों से सास बहुओं के बीच आग लगाने वाली पड़ोसन की जरूरत नहीं है हमें। मीनल वहाँ से चुपचाप खिसक जाती है। साहिल की बात सुनकर गौरा को लगता है कि शायद वो ही गलत सोच रही है, लेकिन इन सब बातों की परवाह ना करते हुए निहारिका अपनी सास के घुटनों पर बाम लगाने लगती है। तो गौरा प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है, जिसके बाद वो उसे कभी बुरी नजर वाली नहीं कहती और ना ही किसी को कहने देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।